नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्टिस्टिक टॉक विद संकल्प श्रीवास्तव में। तो हमारे पास आज मौजूद हैं महान कलाकार, बहुत ही अच्छे सिंगर, बहुत ही मजेदार, कभी गमगीन, कभी कैसा भी म्यूजिक बनाने वाले कंपोजर ज्ञानदीप सक्सेना जी। तो ज्ञानदीप जी, आपका करियर स्टार्ट हुआ एज अ कंपोजर और सिंगर। क्या इसमें क्या भूमिका रही आपके हिस्ट्री की, मतलब किस तरीके से आपका अचानक से ये जर्नी चालू हुई? चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पर। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने संगीत की शुरुआत कैसे हुई, प्रारंभ कैसे हुआ इसका। काफ़ी लोगों के साथ यही होता है कि उनकी जो शुरुआत होती है उनके फैमिली से शुरू होती है। वैसे ही मेरे जो फादर थे वो भी कवि थे, वैसे उनको कवि जी के नाम से मशहूर थे तो वो एक तो कविताएं लिखते थे और उन कविताओं का मंचन भी होता था और मंदिरों में बहुत जाते थे वो, तो उनके साथ मैं भी जाता था। तो वहीं पर मैंने सारे भजन और जो सुरों का जो वो था, संस्कृत के श्लोक और ये सब मेरे कानों में बचपन से ही गए थे। हाँ, तो वही हमेशा घूमता रहता था। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जब गाना शुरू हुआ मेरा, तो थोड़ा गाया, फिर कुछ कॉम्पिटिशन्स थे उनको विन किया। लोकल गाजियाबाद के लोकल कॉम्पिटिशन बहुत सारे हुआ करते थे। फिर सुरश्री एक कॉम्पिटिशन होता है, सुर संगम कराता है, उसमें भी मैं काफ़ी गया, वहाँ पे भी काफ़ी प्राइज जीते, जयपुर, दिल्ली। फिर उसके बाद सिंगिंग का ज़्यादा मेरा रुझान रहा। अच्छा, ये सुर संगम में कौन से एज में आप गए थे? मैं ये गया था 20 ईयर्स का था तब, मैं 20 साल का था। अच्छा, 20 साल का, 92 की बात है, 92-93 की बात, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब। ओके। फिर उसके बाद 96 में मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में संगीत निर्देशन में काम किया। वहाँ पर बहुत सारे नाटकों में किया। सबसे पहले यहाँ पर एक संस्था हुआ करती थी, इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। तो वहाँ के हमारे अक्षयवर्णा श्रीवास्तव जी हैं, जिन्होंने बहुत अभिनय में बहुत काम किया है थिएटर जगत में, तो उनके साथ कुछ प्लेस किए। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एसोसिएट प्रोफेसर थे। पहले तो एक्टिंग में उन्होंने कोर्स किया था। एक एक्टर थे श्री दिनेश खन्ना जी, उन्होंने और अक्षय जी ने मिलकर वहाँ पर भी थिएटर का शुरुआत हुआ यहाँ पर। तो वहाँ मैंने 2-3 नाटक बहुत कंपोज किए, उनका म्यूजिक कंपोज किया। तो आजकल दिनेश खन्ना जी एनएसडी के डायरेक्टर हैं इस समय। और वो जो शुरुआत हुई कंपोज करने की, वहाँ से फिर अभी तक मैं वहाँ पे नेशनल स्कूल ड्रामा में बहुत सारे जो भी कार्यक्रम होते थे, मतलब जो थिएटर होता था और एक श्रुति प्रोग्राम होता था, उसको मैंने उनकी अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग कविताओं का, कभी गज़लों का, ये सब कंपोज किया मैंने। तो ये इस तरह से सफ़र चलता रहा और अभी मुसलसल चल रहा है। कभी भी कुछ भी कंपोज करते हैं। तो बस ये छोटी सी जर्नी है मेरी, बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन इस छोटी सी जर्नी में बहुत सारे आपके किए हुए काम जुड़े हुए हैं, जिनको हम लोग अगर गिनने बैठेंगे तो उसकी बहुत लंबी माला बन सकती है। मेरा एक सवाल है, आप मतलब सिंगिंग में भी हैं, कंपोजिंग में भी हैं, क्या आपको ज्यादा अवसर मिलता है कि सिंगिंग का ज्यादा अवसर आपको मिल पाता है या कंपोजिंग का? एक्चुअली ये व्यक्ति पे डिपेंड करता है वो किस दिशा में जाना चाहता है। अगर वो संगीत निर्देशन में ही जाना चाहता है तो उसको एक राह चुननी होगी, या तो संगीत निर्देशन या गायकी। गायकी भी पूरा एक सब्जेक्ट है, पूरा बहुत वास्ट है, और संगीत निर्देशन भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और फिर उसको रिकॉर्ड करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो मैंने कभी किसी एक चीज़ को नहीं चुना, क्योंकि एक चीज़ में कभी कंसंट्रेट कर पाना आजकल तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले तो एक ही आप उसमें चल रहे हैं तो फिर वही चलता है। उसमें फिर आप संगीत में अगर आप पार्श्व गायक नहीं बन पाए
या आपकी कोई एल्बम रिलीज नहीं हो पाई, तो आप किसी और कोई छोटा प्रोग्राम कर लिया आपने, कुछ कविताएं, फिर कंपोज जो भी काम मिलता चला गया, कंपोज करना है तो कंपोज कर लिया। तो अवसर दोनों में ही मिले, दोनों में ही भरपूर अवसर मिले, और दोनों को ही मैंने जिया है। आपको कभी कभी ऐसा महसूस नहीं होता है कि अभी जो है थोड़ा पतन की ओर जा रहा है हमारा संगीत? क्योंकि जिस विधा से आपने अपने पूरी पढ़ाई करी है क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल में, तो आजकल हिंदुस्तानी क्लासिकल से लोग थोड़ा दूर जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ये पतन का संकेत है क्या? पतन तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि संगीत का कभी पतन हो ही नहीं सकता। संगीत की परिभाषा बदल सकती है, लोगों को, बच्चों को जो सुनने को मिलेगा, उनकी जितनी समझ होगी, क्योंकि समझ नहीं है इसलिए उनको थोड़ा भी अगर डिफिकल्ट कंपोजिशन अगर दे दी जाए तो वो ना गा पाते और ना ही वो उसे समझ पाते। तो उनको जो समझ आता है वही वो सुनना चाहते हैं, और जो वो सुनना चाहते हैं वही प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स, कमर्शियल इतना हो गया कि सिर्फ पैसा कमाना है। बच्चों को कुछ समझ आए ना आए, क्या यूट्यूब पे क्या चलना चाहिए, क्या नहीं चलना चाहिए, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यही ना जिम्मेदारी लेना पतन की ओर मैं बता रहा था। पतन, फिर ये पतन उन लोगों का पतन है जो संगीत बना रहे हैं, संगीत का पतन नहीं है। संगीत तो फिर दोबारा लौट कर आएगा। हाँ, क्योंकि अभी तो भी जो लोग, अभी भी आप इतने रियलिटी शोज देखते हैं, उन्हें जो बच्चा जरा सी भी अगर कोई क्लासिकल हरकत लगाता है तो जजेस, बादशाह भी करता है, वाह। बादशाह इसलिए करता है क्योंकि वो गा नहीं सकता वो चीज। सही बात है। जो लोग गा नहीं सकते वो वाह करते हैं, जो लोग गा सकते हैं वो उसको फिर कंपेयर करते हैं कि कितना अच्छा गाया है। तो पहले के जजेस भी ऐसे ही हुआ करते थे कि बिल्कुल रियल अपना जजमेंट दिया करते थे। आजकल सबको ये कि कैसा भी गा रहा है। मेरा बेटा है सजल, मेरी बेटी है प्रज्ञा, वो लोग देखते हैं प्रोग्राम तो जैसे ही जज बोलते हैं वाह क्या बात है, अमेजिंग, तो फिर वो उस पर आश्चर्य करते हैं, पापा ये अमेजिंग है। तो जो बच्चे, जिनको जैसी शिक्षा मिलती है उनको वैसी समझ बनती है। तो ये हम टीचर्स की, जो हमारे कंपोजर्स हैं हम लोग, और या सिंगर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जो नई जनरेशन है उनको अच्छा संगीत दिया जाए। क्योंकि मेरी बेटी ने भी एक बहुत पुराना सॉन्ग है, जाने क्या बात है, लता जी का बहुत गाया हुआ, बहुत ही बेहतरीन गाया उन्होंने। तब तो उसका एक रीमेक आया, रिमिक्स करके किसी ने, तो उसने वो सुन रखा, उसने बिल्कुल सिंपल गाया। तो मैंने उससे पूछा कि ये गीत तुम्हें कहाँ से आया? बहुत पुराना है ये, बोले अभी रिलीज हुआ है नया है। फिर मैंने उनको लता जी का सुनाया, तब उसे रियलाइज हुआ कि लता जी की आवाज़ में जो सोज है, जो एक्सप्रेशन है, जो वॉइस की पंपिंग है, जो रिदम का वो है, खंड में गाना, एक लेटर को, वर्ड्स तो बहुत दूर, लेटर में, तो वो चीज़ जब उसे समझ आई तब उसे लगा कि नहीं, दिस इज म्यूजिक, दिस इज रियल म्यूजिक। रीमिक्स में तो आप म्यूजिक के थ्रू आप हिप्नोटाइज करते हैं लोगों को। बिल्कुल। उसमें चाहे गिटार्स हो, रिदम्स हो, शोर हो, नॉइज हो, जिससे कि बॉडी थके, दिल नहीं धड़कता किसी का उससे। मतलब एक तरीके से एक बॉडी है पर उसकी सोल नहीं है। जी बिल्कुल। आत्मा, कुछ लोग हैं जो आत्मा डाल रहे हैं संगीत में। मैं शंकर महादेवन जी का नाम लूँगा, वो एक बहुत ही अच्छे कंपोजर हैं जो सोचते हैं इस बारे में जब गाया जाए, क्योंकि वो खुद इतने अच्छे गायक हैं, तो जो गायक होगा अच्छा, वो अच्छा ही कंपोज करेगा। इसमें मैंने देखा है ये चीज़। तो जैसे ही वो गाते हैं तो उनकी आवाज़ में क्या फील होना चाहिए, शब्दों का बड़ा इम्पोर्टेंस होती है। अब आजकल शब्द ही नहीं है, इसलिए इम्पोर्टेंस भी नहीं है, एक ही उसके ही गाने चल रहे हैं सारे। अच्छा, कभी आपने कुछ फिल्म लाइन की ओर या टेलीविजन की ओर आपने कभी रुख किया? हाँ किया, कई बार किया, बहुत काम भी किया, बहुत सारे सीरियल्स का म्यूजिक किया, और बहुत सारे जिंगल्स गाए, रेडियो स्पॉट्स गाए मैंने, कंपोज किए। तो वो एक काम, अब वही है, सारी विधाएं अलग अलग हैं, आप जिस विधा में चलते चले जाएंगे फिर वही चीज़ें आपको, क्योंकि एक होता है आपको सॉन्ग कंपोज करना है। सॉन्ग में आपके पास बहुत
टाइम है, पूरा सॉन्ग है अपने आप को प्रूव करने का। बट अगर 10 सेकंड का जिंगल बनना है तो आपको बहुत 10 सेकंड में पूरा का पूरा समेटना होगा। बिल्कुल। तो वो लिरिसिस्ट और वो वीडियो और वो सब चीज़ें मिलके वो तो इन चीज़ों की तरफ भी रुख किया और काम किया भी। अभी भी जो भी मिलता है काम करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमारा जैसे 50 ओवर का मैच अब 20 ओवर का हो चुका है, वैसे ही अब हमारे 6-7 मिनट के गाने अब 2-3 मिनट के हो गए हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों के पास पेशेंस नहीं है 6 मिनट सुनने की। और पेशेंस क्यों नहीं है कि वो गाना 6 मिनट लाइक कोई बना नहीं पाएगा कि 6 महीने तक 6 मिनट तक उसे रोक पाए। सही बात है, बिल्कुल। 2-2 मिनट के गाने लोग सुनते हैं। अभी भी यूट्यूब पर लोग डालते हैं कि भाई 1-1.5 मिनट का गाना हो आदमी सुने, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस बहुत हैं। वो स्क्रॉल करते जाता है, सुना स्क्रॉल, हार्डली 5 to 6 सेकंड सुनता है। उसमें उसे कुछ अगर टच कर गया तब तो सुन पाएगा। तो वो प्लेलिस्ट में अपनी डाल देता है, ना डाले तो उसी वक्त सुनेगा वो। अगर ये जो अभी सिनेरियोज हैं, मतलब हमारे थिएटर में आपने इतना काम किया है, आपका पहला नाटक कौन सा था? मेरा पहला नाटक था पंचलाइट। अच्छा, अरे वाह। पंचलाइट के हम दोनों के ही थोड़े बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। जी हाँ बिल्कुल। मैं थोड़ा बाद में जुड़ा था पंचलाइट से, और आप तो पुराने पंचलाइट के खिलाड़ी थे। तो आपको क्या लगता है कि जो थिएटर का अब स्तर आ गया है, क्योंकि थिएटर तक लोग पहुंचते नहीं हैं, थिएटर देखने के लिए नहीं पहुंचते हैं, लोग मूवी हॉल चले जाएंगे, लोग नेटफ्लिक्स डाउनलोड कर लेंगे, लोगों के पास मूवीज देखने के बहुत जरिए हैं। थिएटर को कितना सुगम बनाया जा सकता है कि जिससे थिएटर आर्टिस्ट हो, चाहे एक्टिंग में, चाहे म्यूजिक में, चाहे सिंगिंग का परफॉर्मेंस हो, मतलब एज अ लाइव परफॉर्मर, वो उसके लिए हम कैसे सुगम बना सकते हैं? एक्चुअली यहाँ फिर वही बात आती है कि परिवर्तन, जो टेक्निक्स आ रही हैं आजकल, एक्टिंग भी अलग अलग चल रही है आजकल। पहले लोगों को एक ही एक्टिंग से पारसी थिएटर चलता था, उसके बाद थोड़ा शिफ्ट हुआ, फिर वो चला, अब फिर शिफ्ट हो रहा है। तो अब नाटक देखने जाते हैं तो लोग उससे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी एक फिल्म की तरह चले, लाइटिंग, म्यूजिक। अभी मैंने रिसेंटली रोमियो जूलियट एक प्ले किया था NSD 3rd ईयर स्टूडेंट के साथ। तो उसमें ऐसा नहीं था, पहले थिएटर के गाने खुद बनाए जाते थे, अभी भी खुद ही बने थे इसमें, लेकिन पहला सॉन्ग उन्होंने एक थंडर एक सॉन्ग लिया, इस पे पूरा डांस कोरियोग्राफ हुआ था, पूरा बॉम्बे से कोरियोग्राफर बुलाए थे, पूरी लाइटिंग, लग रहा था कि बिल्कुल फिल्म चल रही है। रोमियो जूलियट को बहुत लोगों ने डायरेक्ट किया, उन्होंने अपने अपने परसेप्शन से, अपने परसेप्शन से किया। उनकी जो सोच थी, या कई बार जो हमारी सोच होती है हम उसके खिलाफ भी जाते हैं। खिलाफ इसलिए जाते हैं कि अगर हमारी सोच है बहुत अच्छा बनाने की, लेकिन अगर ऑडियंस को वो नहीं भा रहा है, तो हम सोचेंगे कि अगर मैंने अपना यहाँ कुछ लगाया तो शायद मेरा ये नाटक नहीं चल पाएगा, टिकट नहीं आए, टिकट नहीं बिकेंगे, NSD मुझे दूसरा नाटक नहीं देगा बनाने के लिए, भीड़ नहीं जुट पाएगी। तो यहाँ भीड़ का खेल है, भीड़ अगर जुट रही है तो वो सक्सेसफुल है नाटक। और वही है कि क्लास, एक आम और ख़ास की बात होती है, तो ख़ास लोगों के लिए अलग नाटक होते हैं, आम लोगों के लिए अलग नाटक होते हैं। तो सुगम बनाया जैसे जगजीत सिंह साहब ने गज़ल को बहुत सुगम बना दिया, वैसे ही थिएटर में भी बहुत लोगों ने सुगम बनाया है, और लोगों ने देखा भी, उसे पसंद भी किया है। अगर उसका नए तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जाए, जैसे विशाल भारद्वाज ने ओथेलो को उठाकर ओमकारा बना दी, तो ओमकारा को जो नया इंटरप्रिटेशन था वो, उसको लोगों ने बहुत सराहा, लोगों ने उसको एक फिल्म की तरह देखा, उन्हें किसी को नॉवेल की तरह नहीं देखा। 90% लोगों को नहीं पता होगा कि ओथेलो से कुछ इसका लेना देना भी है। नहीं पता होगा, वो जा रहे हैं, वो बस बीड़ी जला ले, उनको गाना अच्छा लगा। वो उनकी क्रिएशन है, गुलजार साहब की और विशाल भारद्वाज जी की, वो बहुत बड़ी क्रिएशन है उनकी। लेकिन आम आदमी को बता पाना ये बड़ा मुश्किल काम है। वो सिर्फ हमारा मीडिया बता सकता है कि थिएटर है क्या, क्योंकि मीडिया को उनके पास बहुत काम है। तो ज्ञानदीप जी, आप मुझे एक बात बताएं, जो आजकल की युवा पीढ़ी है
उससे आप भी जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को वो युवा और जो किशोर वर्ग है, जो टीनेजर्स हैं, वो टकराते रहते हैं। तो आप भी टीनेजर्स से जुड़े हुए हैं। आपको क्या ऐसा लगता है कि आजकल के टीनेजर्स और जो युवा है वो ज्यादातर अपने आप को YouTube से सीख के सामने लाता है और वो बताता है कि मैं कलाकार हूँ। क्या ये YouTube उनका गुरु है? YouTube कई मायनों में गुरु है उनका। सबसे पहला तो ये कि YouTube जो है उनके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है। तो जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा उसको, और उसको ये लगेगा मेरा YouTube चैनल होना चाहिए, मेरे कुछ सॉन्ग्स होने चाहिए, लाइक्स मिलेंगे मुझे, और लाइक्स के लिए लोग पैसे वगैरह सब दे रहे, मिलियन व्यूज कर लेते हैं लोग रातों रात। तो वो एक सबसे पहला गुरु तो वो है कि उन्हें मोटिवेट करता है, एनकरेजमेंट मिलता है यूट्यूब की तरफ से कि आप करिए कुछ। अब ये उसकी समझ की बात है कि उसको कितना यूट्यूब से कितना लेना है, या उसके जो वेल विशर्स हैं या उसके आसपास का जो माहौल है वो बताएगा उन्हें कि यूट्यूब से आप कैसे सीख सकते हो, चाहे वो गिटार है, चाहे वो कीबोर्ड्स है, या फिर आपकी सिंगिंग है, या किसी लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज समझनी है। अगर आप कोई गज़ल भी गा रहे हैं तो उर्दू का खासा वो होना चाहिए, आपको होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उर्दू की। तो यूट्यूब उनको बस ये देता है कि हाँ आप आगे बढ़िए। अब ये उनकी समझ की बात है, वही सेम बात है। लेकिन ये स्कूल में भी, या जो बच्चे सीखने जाते हैं जहाँ पर, वो सच नहीं बताते उन्हें कि आप कितना कर पाओगे। मैं आपको बताऊं, मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे आए जिन्होंने मेरे को बताया कि मैं पिछले 5 साल से सीख रहा हूँ। किन से सीख रहे हो? तो उसने कहा कि जी एक हैं सर, उनसे सीख रहा हूँ। मैंने कहा बहुत बड़ी बात है, कहाँ पे सीख रहे हो? यूट्यूब। मैंने कहा उन सर से तुम डायरेक्ट मतलब पूछते हो अगर कोई क्वेरी होती है, कुछ जानते हो उनसे? नहीं, वो तो अपने लेसन डालते हैं, हम तो वही उसको फॉलो करते हैं, बस वही उतना ही हमारा है। 5 साल से वो लड़का लगातार एक चैनल को उसने सब्सक्राइब किया हुआ था, वो सीखता हुआ आ रहा था। मैंने कुछ डिफरेंट नोट्स वगैरह कुछ बताए तो वो उससे नहीं हो। लेकिन गुरु की यहाँ पे महत्वता कितनी ज्यादा होती है फिजिकली सामने, कि आप अगर अपने गुरु से कोई चीज पूछते हैं, गुरु उसको सॉल्व करके आपके सामने आसान बना के रखता है कि बेटा ऐसे भी हो सकता है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है। लेकिन YouTube से आप कैसे पूछेंगे? तो उनको बस इतना पता होता है कि उनको एक्चुअली ये पता ही नहीं कि मुझे क्या पूछना है। सबसे बड़ा सवाल ये कि उन्हें ये नहीं पता कि मुझे पूछना क्या है, मुझे सीखना क्या है। तो वो जो पूछते हैं वो, अब उनको ये पता ही नहीं है कि मुझे पूछना क्या है। तो जब पता ही नहीं है तो पूछना ही नहीं है, जो सुन लिया वही सीख लिया, वही पत्थर की लकीर है। फिर जब वो बहुत दिन हो जाते हैं, जब करते करते, फिर आप अगर उनको चेंज करना चाहो कि नहीं ये गलत है सब, तो वो आपके ऊपर से विश्वास हट जाएगा उनका कि मेरे 5 साल वेस्ट हुए, तो और ये कह रहे हैं तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इस उसमें बहुत बच्चों को गलत फहमियाँ हैं और उनकी दूर होनी चाहिए कि वो YouTube से कभी सीख ही नहीं पाएंगे। तो छोटी छोटी हरकतें होती हैं जो हमारी, जो मुर्की खटके है ना, ये जो आप लाइव बता सकते हैं वो कभी भी नहीं बता पाएंगे YouTube पे। अच्छा, जितनी भी हमारी आर्ट फॉर्म्स हैं उसमें जो हमारी लोक आर्ट फॉर्म्स हैं वो धूमिल होती जा रही हैं। लोक कलाएं, चाहे वो स्कल्पचर हो, चाहे वो आर्ट्स में हो, चाहे डांस में हो, चाहे म्यूजिक में हो। क्या हमें अपने यूथ को मोटिवेट करना चाहिए लोक कलाओं को सीखने के लिए भी? एक्चुअली लोक कलाओं को अगर वो सीखता भी है तो उससे उसको कोई उसका वो नहीं, ब्रेड एंड बटर नहीं चल पाएगा। क्योंकि ये सारी लोक कलाएं वगैरह सब ये वहीं चलती हैं जहाँ की वो लोक कला है, वहीं पर लोग दूर दूर से आते हैं और वहाँ उसको देख के फिर पे करके और वहीं से चले जाते हैं। लोक कलाएं मतलब सीखनी तो जरूर चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा। अभी तो CBSE और पूरा सरकार लगी, पूरा तंत्र लगा हुआ है कि हर बच्चे को हर स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, जिसके लिए उसका फोक म्यूजिक, उसका फूड,
और उसका क्लाइमेट, उसकी वेशभूषा, उनका डायलेक्ट, लैंग्वेजेस कितनी है लेकिन उनके डायलेक्ट्स और इंटीरियर में जाके कि थोड़ा पता चले, तो वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं। वो एक प्रेशराइज होकर वो इम्पोज किया गया है, देन दे विल डू। अदरवाइज अपनी मर्जी से कोई भी नहीं चाहेगा। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या मेरा यूट्यूब चैनल हो, मेरा स्टूडियो हो, मैं मतलब कोई भी ऐसा काम जो जल्दी से हो जाए, जिनमें मशीनें काम करें। अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊंगा, मैंने अभी परसों एक वीडियो देखा, एक मशीन है पूरी वॉल पर ऐसे चल रही है, उससे पूरा प्रिंट होता चला जा रहा है, बहुत बढ़िया, पूरी सीनरी बनाती है विद इन 10 मिनट्स। तो जो लोग करते हैं वो काम, उनका तो गया रोजगार, लेकिन जस्ट टू सेव टाइम दे हैव क्रिएटेड दिस मशीन। तो इसलिए जब वो देखते हैं कि ये सारे काम मशीन से ही हो रहे हैं, तो फिर हाथ का काम तो खत्म। अब बोलना पड़ता है लोगों को, आप ट्रेड फेयर में जाएंगे कि सर ये हाथ का काम है हमारा, उसके पैसे मांगते, तब भी लोग नहीं देते कि हाथ का काम है, ये तो वैसे भी मिल जाएगा कम पैसे में, तो वैल्यू ही नहीं कर रहे उस काम की। तो इसलिए लोक कलाओं का इसीलिए सब धूमिल होती जा रही है। तो वो लोक कलाएं भी हमारा एक तरीके से राष्ट्रीय धरोहर है, तो कुछ ऐसा किया जा सकता है कि हम लोक कलाओं के ऊपर कुछ ना सही तो एक ऐसी वर्कशॉप रेडी करें जो कि एक लोक कला को समर्पित हो, भले वो 3 दिन की हो, आप उससे ब्रेड बटर अपनी नहीं भी चला सकते, लेकिन एक यूथ के अंदर लोक कला, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो बिहार की हो, चाहे वो पंजाब की हो, वो उन तक पहुंचे। उसके लिए स्पीक मैके बहुत बड़ा काम कर रहा है, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ, ये है स्पीक मैके पूरा। तो स्पीक मैके कई दशकों से काम कर रहा है इस चीज पर, लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन देता है वो, अलग अलग फॉर्म्स, डांस फॉर्म्स हो, चाहे वोकल्स में हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटल हो, बहुत शोज हैं उनके, वो करवाते हैं, हर स्कूल में करवाते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन तक सीमित रहता है, उसके बाद उसका कुछ हो नहीं पाता है। जो मैंने फील किया किसी स्कूल में एक दिन कि कल उनका एक गायन वादन है, सारे बच्चे आएंगे, सबने सुना, उनमें से कुछ बच्चे म्यूजिक को जानते हैं, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन राउंड हो जाता है कि बेटे ये किस ताल में था, तो किसी ने बता दिया। ये भी मैं बताऊं आपको, बच्चों को तो क्वेश्चंस टीचर्स बता देते हैं, बेटा ये पूछना, बेटा ये पूछना, ये मैंने देखा है। हाँ, ये बच्चों को नहीं पता ना, बच्चे क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाते क्योंकि बच्चों तक वो विधा की विद्या दी नहीं गई है, और वो बोलेंगे कि हाँ बच्चों आपका कोई प्रश्न है, तो वो पहले से टीचर लिखकर अपने बच्चों को पकड़ा देता है, बेटा तुम यहाँ से खड़े होकर बोलना, तुम यहाँ से। आजकल किसी बच्चे में क्वेश्चन करने की आदत ही नहीं है, दे डोंट क्वेश्चन एट ऑल, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है। ना ही हमारे टीचर्स सिखाते हैं उनको कि बेटा प्लीज क्वेश्चन करिए। आप क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकता, वो क्वेश्चन करेगा डर डर के करेगा, तो ये डर है, ये आपको अंदर आपकी जितनी भी सृजनात्मकता है वो उसको किल करता है। तो आपके क्वेश्चंस, जैसे अभी आपने कहा यूट्यूब से क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो उसको वो एक हैबिट में आ गया, तो उसके जो बच्चे होंगे वो भी कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो बता दिया, क्योंकि वही माइंडसेट चलता है। तो सबसे पहली वर्कशॉप तो इस चीज की होनी चाहिए कि क्वेश्चन किया कैसे जाए। सही बात, बिल्कुल। तो क्वेश्चन करना जरूर आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन करो उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। तो मैं तो ओपनली बोलता हूँ कि म्यूजिक में या किसी भी उसमें आप मुझसे क्वेश्चन करिए, मैं आंसर करूंगा। जितने भी लोग हैं, कोई एक वर्कशॉप करें जिसमें जितने भी लोग बैठे हैं म्यूजिक के, कोई भी म्यूजिक के बारे में एनी क्वेश्चन यू जस्ट पुट, आई विल आंसर। तो देख लीजिए, ज्ञानदीप जी से आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ज्ञानदीप जी हमेशा आपके लिए खड़े हैं, तैयार हैं। ज्ञानदीप सक्सेना जी को आप फेसबुक पे आसानी से ढूंढ सकते हैं, उनको ढूंढिए। कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, समस्या हो, समाधान आपके सामने बैठा हुआ है, वो आपको 100% आपकी समस्या का समाधान देंगे। तो थैंक यू सो मच ज्ञानदीप जी, आप यहाँ पर आए, आपने इतना अच्छे से इलाबरेट करके हमारे यूथ और किशोर को जोड़ते हुए चीजों को बताया और महत्व समझाया कि क्या अभी सिनेरियोज हैं और कितना हम बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच संकल्प।
तो ये थे ज्ञानदीप जी, और आगे का प्रोसेस आपको पता है। हमें लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए कि हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आपको, और आप कौन से आर्टिस्ट से जुड़ना चाहते हैं, कौन सी विधा के आर्टिस्ट को आप यहाँ पर लाना चाहते हैं। हमें लिखकर जरूर भेजिए और हमें बताइए कि आगे आप क्या देखना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच। ये था आर्टिस्टिक टॉक विद संकल्प श्रीवास्तव।